हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ चौपाल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। डेली 10 टॉप क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इज इन रेस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इट इज ए। ठीक है, संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? यह है छनन प्रक्रिया है, फिल्टरिंग प्रोसेस है, बैरियरलेस प्रोसेस है, अवरोध रहित प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कलेक्टिव प्रोसेस है, सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बारे में आपसे सही पूछा जा रहा है, इसकी क्या क्या सही है। ठीक है, तो आपको बताना है, सेलेक्ट करना है। तो देखिए, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस भी कहा जाता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका कहाँ आएगा? ठीक है, सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, सोसाइटी में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है? कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से राइट होंगे? ऑप्शन सी, डी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। देखिए ऑप्शन, देखिए सी, डी और ई कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम ARIIA स्टैंड्स फॉर। MHRD भारत सरकार की योजना ARIIA का पूर्ण रूप है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ARIIA का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो फटाफट आंसर देना है। ऑप्शन 1 देखिए, अटल रैंकिंग। ठीक है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ऑप्शन 2 है अटल रिसर्च इनिशिएटिव ऑन इनोवेशन एंड एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट और अटल रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट। तो फटाफट इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, ARIIA के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो अब MHRD था, ठीक है, MHRD ने 2010 से 2020 का जो डिकेड्स था, ठीक है, इसको क्या मनाया था? डिकेड्स ऑफ इनोवेशन। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनोवेशन, डिकेड्स ऑफ इनोवेशन की बात की गई थी, वो कब से कब तक थी? 2010 से 2020 तक। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो रैंकिंग जारी की जाती है वो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, MHRD के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी स्कीम, और अब MHRD का नाम क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बाद इसका नाम परिवर्तन किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज इंस्टीट्यूटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षणिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन 1 नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 2 पुष्पगिरी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना है, ठीक है, कौन सा प्राचीन शैक्षणिक संस्थान है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट आंसर बताना है। नालंदा की बात करें, बिहार में स्थित है। ठीक है, नालंदा नवविहार के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, और पाल वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पुष्पगिरी कहाँ से बिलोंग करता है? उड़ीसा से। ठीक है, कलिंग राजा ने 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है,
विक्रमशिला और तक्षशिला विक्रमशिला आपकी कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, ठीक है, बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर में। और तक्षशिला की बात करें, ठीक है, तक्षशिला की बात करें तो ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में आती है, ठीक है, पाकिस्तान में आती है। तो भागलपुर बिहार हो जाएगा, पुष्पगिरी आपकी उड़ीसा में हो जाएगी और नालंदा भी आपकी बिहार में हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन 2 ही इसमें हो सकते हैं। तो अनुमान भी आप लगा सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। 8वीं से 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले कई शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड क्या है? राइटर हैं, लेखक हैं, और दूसरी साइड जो कम्युनिकेशन के क्या है? कंसेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अरिस्टोटल की बात की जा रही है, अरस्तु की बात की जा रही है। तो अरस्तु का सबसे प्रसिद्ध मॉडल कौन सा है? कम्युनिकेशन का जो मॉडल दिया था अरस्तु ने, ये स्पीकर सेंटर्ड कम्युनिकेशन था, ठीक है, स्पीकर सेंटर्ड कम्युनिकेशन। वक्ता केंद्रित संचार की बात की थी किसने? अरस्तु ने इसकी बात की थी, ठीक है। तो अरस्तु एकदम आपको देखते ही क्लिक कर लेना है, ठीक है। अरस्तु का जो मॉडल है स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में 3 एक ही जगह पर दिया हुआ है, ठीक है। शेनन एंड वीवर की बात करें, शेनन एंड वीवर की बात करते हैं तो इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? इन्होंने लाइनर मॉडल और टॉप डाउन मॉडल दिया था, ठीक है। लाइनर मॉडल और टॉप डाउन मॉडल दिया था, ठीक है, टॉप डाउन और लाइनर मॉडल। तो बी में 4 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा, ठीक है। विल्वर स्क्रॉम की बात करें, विल्वर स्क्रॉम की बात करें तो इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? इन्होंने सर्किल कम्युनिकेशन का मॉडल दिया था, वृत्तीय संचार की इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो इनका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, सी में ऑप्शन 2 हो जाएगा। और डेविड बल्लो की बात करें, डेविड बल्लो ने कौन सा मॉडल दिया था? SMCR मॉडल दिया था, सेंडर मैसेज चैनल और रिसीवर जो मॉडल था, ये किसका मॉडल था? ये डेविड बल्लो का मॉडल था, ठीक है। ऑप्शन डी में 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सिंगल क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा अरस्तु का मॉडल है, ठीक है, या फिर आपको मैच द कॉलम से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्कोप फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज लार्जेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च। शोध के निम्नलिखित सोपानों में से किसके सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है? आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी की बात की जा रही है और इमेजिनेशन की बात की जा रही है। ये जो सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है, तो कौन से रिसर्च स्टेप में होती है, ठीक है। रिसर्च किया जा रहा है तो उसमें सृजनशीलता और कल्पना की जो परिधि होती है वो सबसे बड़ी किस स्टेप में होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन 1 देखिए, डिफाइनिंग एंड डिसाइडिंग द प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग, प्रतिदर्श प्रतिचयन की पद्धतियों को परिभाषित करना और उनका निर्धारण करना। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना। डेटा एनालिसिस यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड एंड इंटरप्रेशन, ठीक है, परिमाणात्मक विधियों का उपयोग करते हुए प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन। हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण। तो ये 4 स्टेप आपके सामने दी गई है। आपसे पूछा जा रहा है किसकी बात की जा रही है? इमेजिनेशन की बात की जा रही है, ठीक है, और क्रिएटिविटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो फटाफट इसका राइट आंसर देना है, कमेंट करके बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है।
तो इमेजिनेशन की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं। जो कल्पना सबसे ज़्यादा जो हमारी आती है, कहाँ आती है? हाइपोथीसिस में आती है। ठीक है, हाइपोथीसिस में हम क्या कल्पनाओं का निर्माण करते हैं। बहुत सारी हमारे सामने कल्पनाएं होती हैं और उससे हम हाइपोथीसिस मेकिंग करते हैं और उसकी टेस्टिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सृजनशीलता और कल्पना की सबसे बड़ी जो रिसर्च स्टेप में आता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑर्डर द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस टाइम फ्रॉम लो टू हाई। बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है, कम से अधिक की ओर के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी के सही क्रम की पहचान कीजिए। आपको बताना है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, जो मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है, ठीक है, एक सबसे फास्ट काम करेगी और एक सबसे क्या है? स्लो काम करेगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, तो ये जो मेमोरी एक्सेस टाइम बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? फास्ट से स्लो की ओर बढ़ेगा। तो सबसे फास्ट जो मेमोरी आपकी आती है, कौन सी आती है? रजिस्टर्स में। ठीक है, जो रजिस्टर्स आते हैं ये सबसे आपके फास्ट होते हैं। ठीक है, फास्ट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, एक नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो आपकी कैसे मेमोरी आती है। रजिस्टर के बाद कौन सी? कैसे मेमोरी आती है। कैसे मेमोरी के बाद में आपकी मेन मेमोरी आती है। मेन में आपकी रैम रोम हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी जो भी एक्सटर्नल मेमोरी हो जाएगी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क वगैरह जो भी आती हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी में हो जाएंगी। ठीक है, रजिस्टर्स, कैसे, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर जो समय लगता है, ठीक है, टाइम लगता है, वो बहुत ही कम लगता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लगता है, ज़्यादा समय लगता है डेटा एक्सेस करने में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक बार देखिए, रजिस्टर्स ऑप्शन वन। ठीक है, और आपका फिर हो जाएगा सेकेंड कैश मेमोरी की बात की गई है तो ऑप्शन डी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बी में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। आपसे पूछा जा रहा है कौन सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के यह परिणाम है। एनहांस एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर्स फ्रॉम स्टूडेंट। छात्रों से अध्यापक की बढ़ी हुई अपेक्षाएं। लर्निंग एज ए सेटिस्फाइंग परसुइट। अधिगम संतुष्टि अनुसरण के रूप में। इंक्रीज्ड प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट फॉर टीचर। अध्यापक के लिए बढ़े हुए पदोन्नति के अवसर। ठीक है, अनेबलिंग स्टूडेंट टू अचीविंग गोल्स। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना और पॉजिटिव लर्निंग आउटकम्स। सकारात्मक अधिगम प्रतिफल। तो आपको बताना है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो उसके जो परिणाम होंगे, ठीक है, याद रखना है। इफेक्टिव क्लासरूम के जो परिणाम हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, छात्रों से अध्यापक की बढ़ी हुई अपेक्षाएं, ये होगा क्या? ये आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। लर्निंग एज ए सेटिस्फाइंग परसुइट, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अधिगम क्या है? संतुष्टि की तरफ। ठीक है, संतुष्टि के अनुसरण के रूप में, तो ये आपका हो जाएगा लर्निंग एज सेटिस्फाइंग परसुइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अध्यापक के लिए बढ़े हुए प्रोन्नति के अवसर, ये भी आपका नहीं होगा। अनेबलिंग स्टूडेंट टू अचीव गोल्स, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? हम परिणाम देख रहे हैं इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की, तो ये आपका हो जाएगा। लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना, और लास्ट आपका कौन सा है? पॉजिटिव लर्निंग आउटकम, सकारात्मक अधिगम प्रतिफल, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे आपके कौन कौन से? बी, डी और ई। देखिए, बी, डी और ई किस में है? बी, डी और ई आपका ऑप्शन डी में हो जाएगा, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टीचर कॉन्स्टिट्यूशनली मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग
thought use of various intervention. The approach adopted by him her can be in a ambit of which type of research. एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करता है। उसके द्वारा अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में आ सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक टीचर है, टीचर क्या करता है, विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, जो लर्निंग थ्रो है, ठीक है, लर्निंग थ्रो वेरियस इंटरवेंशन, ठीक है, तो उनमें क्या है, रिफॉर्म्स करने या इम्प्रूवमेंट करने का क्या है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो उसके लिए कौन सा क्या है रिसर्च अपनाया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च देखिए बेसिक रिसर्च होता है, बेसिक रिसर्च होता है फंडामेंटल आपका। ठीक है, फंडामेंटल में आपका बेसिक रिसर्च आ जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, प्योर रिसर्च भी बोल सकते हैं और कंसेप्चुअल भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल हो जाएगा। अप्लाइड रिसर्च की बात करें, ठीक है, थ्योरी आपके पास होती है, क्या होती है, थ्योरी आपके पास होती है और आप उसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक्शन ड्राइव भी इसे कह देते हैं। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, आपके सामने एक्शन रिसर्च की बात करें, एक्शन रिसर्च आपके सामने प्लान हो जाएगा, प्लान को आप एक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और वो जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे और उसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे। अगर आपको लगता है इसकी कहीं कमी है तो फिर से आप उसमें अमेंडमेंट करेंगे और फिर से आप उसे लागू कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साइक्ली नेचर हो जाएगा। ठीक है, साइक्ली नेचर हो जाएगा। इमीडिएट सॉल्यूशन की बात की जाएगी। इवोल्यूटिव रिसर्च की बात करें, ठीक है, मूल्यांकनात्मक शोध की बात करें तो एंड रिजल्ट की बात की जाती है। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या आया है उसकी बात की जाएगी। स्टैंडर्ड्स की बात की जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसकी बात की जाएगी। जजमेंट आपका, ठीक है, इसमें दिया जाएगा, जजमेंट आपका इसमें दिया जाएगा। इसकी कितना प्रतिशत प्राप्तांक रहा है, कितना प्रतिशत रिसर्च का क्या है रिजल्ट रहा है, जैसे भी आप क्या करेंगे तो इवोल्यूट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है गुणवत्ता की सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका एक्शन रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च में क्या है, एक्शन ये क्या हो गया आपका इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करता है। आप बार बार प्लान बनाते हैं, बार बार एक्ट करते हैं, अगर आपको लगता है इसकी कहीं पर कमी है, ठीक है, ऑब्जर्व करके आप उसे क्या है वापस क्या है रिफॉर्म कर देते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं और पुनः उसको लागू कर देते हैं। तो ये क्या है साइक्लिक नेचर का होता है, चलता रहता है जब तक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिलोजिज्म। ठीक है, निम्नलिखित न्याय वाक्यों पर विचार कीजिए। दिस हिल हैज फायर, पहाड़ी में आग है। बिकॉज इट हिज स्मोक, क्योंकि उसमें धुआं है। वॉट एवर हैज स्मोक हैज फायर, जिसमें भी धुआं होता है उसमें आग होती है। दिस हिल हैज स्मोक विच इज इनरवेबली एसोसिएट विथ फायर, उस पहाड़ी में धुआं है जो निरपवाद रूप से आग से संबंधित है। देयरफॉर दिस इज हैज फायर, अतः उसमें आग है। ठीक है, अब आपको बताना है इस तर्क न्याय वाक्य में उपनय क्या है। तो आपको बताना है उपन्याय है इन दिस सिलोजिज्म, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहाड़ी में आग है। ठीक है, पहाड़ी में आग है, पहाड़ी में आग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहाड़ी में आग है, हाइपोथेसिस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस हो जाएगा, पहाड़ी में आग है। ठीक है, हाइपोथेसिस हो गया। हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं न्यायशास्त्र में, प्रतिजना कहेंगे। ठीक है, प्रतिजना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, क्योंकि उसमें धुआं है। आप बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस हमारी हो गई। ठीक है, अब आप बता रहे हैं इसकी, क्योंकि पहाड़ी में आग है, क्योंकि उसमें धुआं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा रीजन हो गया, हम कारण दे रहे हैं। आग क्यों है, क्योंकि वहाँ पर धुआं है। ठीक है, तो ये हेतु हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भी धुआं होता है उसमें आग होती है।
ठीक है, जिसमें भी धुआं होता है उसमें आग होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। आपने एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल कि जहाँ भी धुआं होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आग होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उस पहाड़ी में धुआं है जो निरपवाद रूप से आग से संबंधित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उपनयन हो जाएगा। ठीक है, उपनयन हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, रीअफर्मेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, अतः उसमें आग है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन आपका हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन हो जाएगा निगमन। ठीक है, निगमन। तो ये आपके क्या हो गए, आपको शॉर्ट में याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, PHUUN। ठीक है, प्रतिजना होती है, हेतु होता है, उदाहरण होता है, उपनयन होता है और निगमन होता है। ठीक है, 5 वर्ड होते हैं, याद रखना है। सिलोजिज्म की बात की जा रही है, उपनयन आपसे पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उस पहाड़ी में धुआं है जो निरपवाद रूप से आग से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फोकस्ड। निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये आपको बताना है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फोकस्ड। ठीक है, तो आपको बताना है वह शोध विधि जिसमें कारण और प्रभाव संबंध पर, ठीक है, कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड्स और केस स्टडी मेथड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, कमेंट भी आप कर सकते हैं, तो फटाफट एक बार राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होता है, ठीक है, प्रयोगात्मक विधि होता है, प्रयोगात्मक विधि शोध होता है, उसमें क्या होता है, आपके जो कारण और प्रभाव कॉज एंड इफेक्ट होते हैं उन पर क्या है, ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, स्वतंत्र चर में हेरफेर करके आश्रित चर पर आए हुए प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, याद रखना है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है। ठीक है, तो आज के हमारे जो टॉप 10 क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए, टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। डेली हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं फर्स्ट पेपर के लिए। जल्दी ही हम यूनिट वाइज क्वेश्चन MCQ भी PYQ भी लेकर आएंगे। तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।